हेलो दोस्तों। अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं और दुबई में बिज़नेस करने का सपना देख रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनका नाम है मिस्टर आशीष। मिस्टर आशीष अस्थाना को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आशीष अस्थाना जी पिछले 25 से 30 साल की प्रैक्टिस इनकी इंडिया में है। उसके बाद ये दुबई आ गए। तीसरा इनका डेस्टिनेशन है डबलिन। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने अपने इस इतने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता है आप 15 दिन इंडिया रहते हैं और 15 दिन दुबई रहते हैं। अभी आगे आपसे मिलना और भी टफ हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, थैंक यू। क्योंकि अभी आप डबलिन बैठने लगेंगे, फिर यूरोप की मार्केट भी कैटर करेंगे, तो आप कोई मार्केट छोड़ेंगे कि हम लोग कैसे पता आपको कहाँ पकड़ेंगे आखिर? थैंक यू सो मच। वेलकम सर जी, इनवाइटिंग मी हियर। और सभी देखने वालों को भी नमस्कार। आज का टॉपिक जो आपने चूज़ किया है, जब से यहाँ दुबई आया हूँ बिज़नेस करने के लिए, तब से बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं जो ये सारी बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ बिज़नेस करें। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ उसमें से सफल हो रहे हैं। जी जी। तो बहुत दिन से सोच रहा था कि इस बारे में चर्चा करने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म होगा जी तो उस पर अपनी बात रखूँगा। तो आज आपने उसके लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की सर कोई बात ही नहीं, हमें आपकी ज़रूरत है। और मैंने आपको क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको इंडिया का भी टैक्सेशन का नॉलेज है, आपको यूएई का भी है, आपको यूरोप का भी है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतनी बड़ी ज्योग्राफी में इंडिया, मिडिल ईस्ट, अगर यूरोप आ गया तो आपने शायद आधी दुनिया से ज़्यादा कवर कर लिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा सर क्वेश्चन है आज की डेट में कि इंडिया और यूएई का कारपोरेट जो टैक्स है, कोई बोलता है 0% है, कोई बोलता है 30% है, कोई बोलता है 25%। तो ये क्या राज, क्या है, कन्फ्यूज़न क्यों है, क्या है इसके पीछे की स्टोरी? बिल्कुल ठीक आपने टॉपिक चुना है स्वप्निल भाई। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो आपने चुना हुआ है, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, तो कोई भी पर्सन जो इंडिया में बैठा हुआ है और दुबई में बिज़नेस करने का एक सपना देख रहा है, तो उसको ये आपका पॉडकास्ट मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। अभी जो आपने पहली बात कही, पहला सवाल पूछा कि 30% टैक्स, 0% टैक्स, जब कभी भी इंडिया से कोई यहाँ बिज़नेस करने के लिए सोचता है तो पहला आइडिया उसके दिमाग में यही होता है कि इंडिया में 30% टैक्स दे रहे हैं और वहाँ चलेंगे 0% टैक्स। यस, पहली बात वो यही सोचता है, बाकी सारी बातें उसकी यही ड्रीम है लोगों का। तो पहले उसी पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो कि जो 30% बिजनेस है इंडिया में भी, अगर आप एसएमई हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर के एसएमई हैं, आइदर यू हैव एन एलएलपी या आपकी कंपनी है, तो ये टैक्स रेट आपके लिए 30% नहीं है। वहाँ पर भी ये टैक्स रेट आपके लिए 25% है। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ, तो भाई इंडिया में जो बैठे हैं उनके लिए क्लियरिटी हो गई है कि आपको किस कैटेगरी में कंपनी बनानी, इसका भी ध्यान रखना है। किस कैटेगरी में आप वहाँ अगर सूटेबल कैटेगरी चूज करते हैं तो वहाँ पर तो वहाँ भी 5% डायरेक्ट बचने वाला है। 25% का एडवांटेज थैंक यू ले सर, सकते थैंक यू, आपने ये चीज़ क्लियर करी। हैं। दूसरी बात, अब यहाँ का 0% बहुत लुभाता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। ख़ासतौर से जो फ्री जोन्स हैं, उन्होंने अपनी मार्केटिंग ही इस बात को ली हुई है, करते हैं कि आप यहाँ आइए, एक लाइसेंस ले लीजिए, एक फ्लेक्सी डेस्क भी उसमें इंक्लूडेड है और 0% का मजा लीजिए। जी। एक्चुअली थोड़ा सा ये मार्केटिंग गिमिक है। ओह, जब आप एक्चुअल बिजनेस प्लान कर रहे हैं, आप एकेडमिक डिस्कशंस के लिए बातों को सुन रहे हैं तो बात दूसरी है, यू गो बाय एडवर्टीजमेंट। लेकिन जब आप एक्चुअल बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो यू शुड सर्टेनली टेक द एडवाइस ऑफ ए कंसल्टेंट, not only the business incorporation agent but also a CPA, CA or any qualified tax consultant। अब जो 0% का यहाँ पर कहानी है वो थोड़ी सी ट्विस्टेड है। दुबई में फ्री जोन के दो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सॉरी बिजनेस के दो प्लेटफॉर्म्स हैं। वन इज़ फ्री जोन एंड वन इज़ दुबई मेन लैंड। हाँ, ये फ्री जोन, मेन लैंड, ये भी बहुत बड़ा लोगों के अंदर है। दुबई मेन लैंड में 0% टैक्स का एडवांटेज नहीं है। ओके। दुबई मेन लैंड में आके कोई भी आप बिज़नेस करेंगे तो यहाँ एक स्टैंडर्ड टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स
अप टू 375,000 दिरहम की इनकम एग्जेम्प्ट होगी। उसके ऊपर जितनी भी इनकम होगी 9% से टैक्सेबल होगी। ये तो सर लास्ट ईयर से आया है सर? जी 23 से आया है, जून 23 से, और अभी चल रहा है। ओके। दूसरा, अब आप आइए फ्री जोन में। फ्री जोन में 0% कॉर्पोरेट टैक्स आपके ऊपर सो मोटो एप्लीकेबल नहीं हो जाता। सो मोटो मीन्स अपने आप एप्लीकेबल नहीं हो जाता। ओके। उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, तभी वो आपको 0% की एलिजिबिलिटी मिलेगी। थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त प्लीज लगेगा इस डिटेल सवाल के बताएं जवाब क्योंकि ये में। बड़ा कंफ्यूजिंग है तो लोगों बता देता हूँ। अगर आप फ्री जोन में बिजनेस सेटल कर रहे हैं और 0% टैक्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपको कितने काम करने हैं। सबसे पहले तो जब आप अपना कॉर्पोरेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यू विश टू गो बाय स्टैंडर्ड टैक्स रिजीम और 0% टैक्स। आपको वहाँ पर स्टैंडर्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं करना है। भाई साहब ये आप लोग थोड़ा ध्यान ले लें इसको, ये चाहे तो नोट कर लें या वीडियो को सेव कर लें। अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड टैक्स ऑप्ट कर लिया तो फिर आपकी सारी इनकम जो होगी उस पर आपको शेड्यूल्ड जो आपका टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब एक छोटी सी गलती हमको आगे पूरे भयानक दुर्घटना हो जाएगी। दूसरा, अब 0% को क्वालिफाई करने के लिए देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज। जी। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन, क्वालिफाइंग फ्री जोन इनकम, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन कब होंगे? हाँ, बहुत बड़ी बात। तभी होंगे जब आप वहाँ पर एडिक्वेट सब्सटेंस मेंटेन करेंगे। ओह, मतलब बहुत बड़ा शब्द आपने बोला, एडिक्वेट सब्सटेंस। इसका सर क्या मतलब इसको समझना। तो अब आप क्रोनोलॉजी समझते चलिए। 0% चाहिए तो सबसे पहले आप क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन और ये हमको डे 1 से स्टार्ट समझना है। ऐसे नहीं कहीं भी जाके आपने कंपनी बना दी और बाद में फंस गए तो आपने बोला मैं तो सोच कर कुछ आया था और हुआ कुछ गया। जी, तो आप गो बाय स्टेप। 0% चाहिए, यस, तो आप क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन बनिए। ओके। क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन बनना है तो आप एडिक्वेट सब्सटेंस मेंटेन करिए। अब एडिक्वेट सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस के पॉइंट क्या होते हैं? जी, एडिक्वेट सब्सटेंस मीन्स आप ये प्रूव कर पाएँ कि एक्चुअल बिजनेस आप उस फ्री जोन से चला रहे हैं। यस। जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए कि आपको वहाँ पर एक ऑफिस होना चाहिए या गोडाउन होना चाहिए, ठीक है, वेयर हाउस, ओके, कुछ आपके एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ठीक है, स्टाफ सैलरी पे खर्चा होना चाहिए आप जी, जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर्स वो यहाँ पर इनकर हो रहे हों। होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल लाइसेंस रिन्यूअल आप कराते जा रहे हैं। कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो कुछ जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बिल्कुल, वो वहाँ पर होते हो। अगर काम होगा तो एक्सपेंस भी होंगे, स्टाफ भी होगा, तभी जुनून माना तो तभी ये होगा कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर है और आप एडिक्वेट सब्सटेंस मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन कर। सिर्फ किताबों पे या बुक्स पे नहीं है आपकी। आप केवल पेपर कंपनी या फ्लेक्सी डेस्क लेकर के फ्री जोन में 0% टैक्स रिजीम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। सर बहुत बड़ा पॉइंट आपने क्लियर किया। लोगों को क्या लगता है, मेरे कई फ़ोन आते हैं मेरे पास क्लाइंट्स के, अरे मेरी एक कंपनी खुलवा दीजिए और सबसे सस्ती जो कंपनी खुलवाइए उसके बाद मैं ये सब कर लूँगा। तो ये तो आपने बहुत बड़ी क्लियरिटी दे दी लोगों को। थैंक यू सर। एडिक्वेट सब्सटेंस का सबसे लिटमस टेस्ट कैसे सोच सकते हैं? प्रैक्टिकली तो नहीं होगा वैसा, बट यू विजुअलाइज कि अगर कोई भी चाहे दुबई का चाहे इंडिया का इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है जी स्वप्निल भाई आपके ऑफिस आकर के देखना चाहता हूँ कि आप बिजनेस कैसे करते हैं, और वो आपके ऑफिस आए और एक्चुअल बिजनेस होते हुए यहाँ देखे। सिर्फ ऑफिस होने से मतलब नहीं, वर्चुअल नहीं होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए पूरा सेटअप। कि आपका कुछ फिक्स सेट्स हैं यहाँ पर हैं, कुछ 2-4 टेबल चेयर्स हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ योर बिजनेस, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, ऑल डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ योर बिजनेस, और एक्चुअल ऑफिस है आपका, यहाँ बैंक अकाउंट है आपका, यहाँ स्टाफ है, आप यहाँ बैठ करके अपने डिसीजंस लेते हैं, मार्केटिंग प्लान करते हैं, दैट्स ऑल। और कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एडिक्वेट जो बोल रहे हैं सिस्टम पे आप दिखने और चाहिए। ऑब्वियस सी बात है जब इतने सारे काम करते हैं तो उनके खर्चे भी आपके यहाँ से होते हैं, तो वो दिखाई पड़ने चाहिए। तभी ये प्रूव होगा कि आप एडिक्वेट सब्सटेंस यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत बड़ी क्लियरिटी। क्यों? जैसे ही आप इसकी परव्यू से बाहर निकले कि एडिक्वेट सब्सटेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं,
तो पहला काम तो ये हुआ कि आपको यूएई में 0% का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपके ऊपर एक तलवार लटक जाती है पोएम की। हाँ, ये सर पोएम एक बड़ा एक पोएम होता है, दूसरा एक वर्ड होता है JAR। पोएम को कविता तो हाँ, नहीं आप पोएम से मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि बहुत से क्लाइंट हैं जो पोएम से परेशान हो जाते हैं इंडिया में। प्रिंसिपल उसको एक कैसे लिंक करेंगे आप यहाँ? पोएम बोले तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि अगर इंडियन लॉ क्या रिकॉग्नाइज करता है कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट है कहाँ से इस बिजनेस का। आपने यहाँ एक कंपनी बनाई हुई है फ्री जोन में और आप गुड़गांव में आराम से अपने ऑफिस में बैठते हैं और आप उसके बाद वहाँ से यहाँ का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट गुड़गांव में है। डिसीजन मेकिंग गुड़गांव में बैठ के होती है। तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि आप अपनी बोर्ड मीटिंग्स कहाँ करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आपका मैनेजर कहाँ पर है लोकेटेड, उसका वीज़ा कहाँ का है। तो ऑल दैट डिपेंड्स कि आप ये इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो जैसे ही 0% क्लेम करने के लिए आपने क्या किया, क्वालिफाइंग पर्सन बने। क्वालिफाइंग पर्सन बनने के लिए एडिक्वेट सब्सटेंस पूरा किया, वो मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्वालिफाइंग पर्सन तो आप हो गए, लेकिन अब आप क्वालिफाइंग इनकम जनरेट करेंगे तभी उस पर 0% टैक्स मिलेगा। बिल्कुल सही है। क्वालिफाइंग इनकम नहीं होगी तब तक नहीं, क्वालिफाइंग इनकम नहीं होगी तब तक बेनिफिट्स नहीं अब वो क्वालिफाइंग इनकम क्या होगी? क्वालिफाइंग इनकम होगी कि अगर आप फ्री जोन में अपने आप की कंपनी है तो आप अदर फ्री जोन की कंपनीज के साथ और आउटसाइड यूएई के पर्सन्स के साथ या कंपनीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं, दैट इनकम क्वालिफाइज फॉर 0% टैक्स रेट। ओके। अगर आपने उसका कुछ पार्ट दुबई मेन लैंड में बैठी हुई कंपनीज और क्लाइंट्स के साथ करना शुरू किया तो ये आपकी क्वालिफाइंग इनकम नहीं होगी। तो इसका मतलब हमको मेनलैंड के लिए अलग कंपनी बनानी पड़ेगी और फ्री जोन के साथ काम करने के लिए अलग कंपनी नहीं, ऐसा नहीं है। आप 0% अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्री जोन में कंपनी बना लीजिए। ओके। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा था अपनी बात में। पहला तो था आपको क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन बनना है जी। दूसरा क्वालिफाइंग फ्री जोन इनकम जनरेट करनी है। तीसरा और लास्ट, आप वो काम कर सकते हैं क्वालिफाइंग फ्री जोन एक्टिविटीज़ करके ही। ओके। फ्री जोन में सर्टेन एक्टिविटीज़ आर देयर, उन एक्टिविटीज़ से ही आप तो क्वालिफाइंग फ्री जोन एक्टिविटी करके क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन कोई क्वालिफाइंग फ्री जोन इनकम जनरेट करता है और सब्सटेंस एडिक्वेट सब्सटेंस मेंटेन करता है, देन ही क्वालिफाइज फॉर 0% टैक्स। ओके, गुड। So this is a comparison between 0 and 30. So before moving here with the dreams of 0% tax regime, think about this in तो detail. मान लीजिए सर कोई ट्रेडर है, कोई सर्विस एक्सपोर्टर है, वो यूएई में अपना यहाँ पर एक सेटअप करना चाहता है, तो उसको क्या सेटअप, बेसिक सेटअप और बेसिक किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, आफ्टर एक्सपेंसेस वो प्रॉफिटेबल रहेगा? ऐसा तो नहीं हम उठ कर आ गए, हमारी एक कंपनी की कॉस्ट होती है जैसा कि आपने बताया, फिर एक ऑफिस की कॉस्ट होती है, तो एक ब्रेक इवन होता होगा कि अगर इसके ऊपर जाएंगे तभी हमको बेनिफिट होगा या नहीं, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो वो हमको कैसे ध्यान रखना चाहिए तभी हम लैंड करें दुबई में, अदरवाइज फिर हमारे दुबई में ब्रेक इवन थोड़ा सा अपर लेवल पर है। ओके। क्योंकि यहाँ बेयर मिनिमम एक्सपेंडिचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। पहला, कंपनी का लाइसेंस आपको हर साल रिन्यू करना है। यस, बहुत बड़ी बात है ये, हर साल रिन्यू करना है। फ्री जोन और मेनलैंड में वेरी कर सकता है कि 12 से 15,000 दिरहम पर एनम फ्री जोन का आ सकता है लाइसेंस का रिन्यूअल, या मेनलैंड में है तो 18 से 20,000 दिरहम। ये हर साल की फिक्स, ये हर साल की फिक्स जी। प्लस जो वीज़ा आप अपना लेंगे, अपने मैनेजर का या स्टाफ का लेंगे, दैट इज़ रिन्यूएबल आफ्टर 2 years। आपके एक्सपेंस वो भी कॉस्ट आ गई। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्री जोन में है तो एडिक्वेट सब्सटेंस मेंटेन करने के लिए ऑफिस लेना है। मेनलैंड में अगर है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए एक ऑफिस लेना है, वो भी एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो वो ये ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए। ऑफिस नो डाउट आर क्वाइट कॉस्टली हियर रेंटल वाइज।
तो ये सारे, और इसके अलावा जो हिडन कॉस्ट आप कह सकते हैं या अनप्लैन्ड कॉस्ट कह सकते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग, अगर आप यहाँ पर रिलोकेट नहीं हो रहे हैं, जैसे आपने मेरे बारे में भी बताया कि 15 दिन वहाँ 15 दिन यहाँ आना पड़ता है क्योंकि हमारे दोनों जगह बिजनेस है, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट राइट, वो हमारी एडिशनल पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके एक जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो दैट इज़ टू कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ओके। अब रही बात दूसरी कि फिर इतना कॉस्टली है तो यहाँ आए क्यों? आए क्यों, वही मेरा क्वेश्चन था कि कब आना चाहिए। यस, सो दुबई आई कॉल इज एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जी। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके पूरा होने के लिए साधन ज़्यादा हैं। देन इफ़ यू हैव एबिलिटी देन यू मस्ट कम हियर। ओके। क्योंकि अगर ब्रेक इवन हाई है तो आगे राइज की पॉसिबिलिटीज़ भी आपको ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि दुबई में यहाँ आप देखिए कि तो मोर देन 150 प्लस कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स Right. यहाँ पर हैं। राइट। तो उन कंट्रीज से आने वाली रिक्वायरमेंट्स, उनको जाने वाली सप्लाई, सब कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ आपको फीड मिलता रहता है। तो आपका जो विज़न है वो ब्रॉड होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ज़्यादा सामने और नज़दीक दिखाई पड़ती है। जी। तो यू कैन ग्रो फ्रॉम हियर। फिर दूसरी बात है कि यहाँ से पूरी दुनिया में जाना आना, वीज़ा प्रोसेस, यहाँ से ट्रेवलिंग, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट इज़ एट ए वेरी गुड लोकेशन जियोग्राफिकली, और जबल अली पोर्ट इज़ ऑल्सो हैविंग ए वेरी गुड पॉपुलर पोर्ट है। तो वो सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। तो नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, आप बिजनेस को साइज वाइज यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ग्रो कर सकते हैं अगर यू आर ए बिगिनर। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होती हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू इनकैश दैट। इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये खर्चे आएंगे, उसके बाद अगर आपने प्लान किया है तो ये ऑलवेज इन क्योंकि जब यहाँ पर खर्चे, प्रॉफिटेबल। ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हैं तो आपकी फीस भी ज़्यादा है, आपकी मार्जिन्स भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा अगर आप एक्सपेंडिचर दिरहम में कर रहे हैं तो आप अर्न भी दिरहम में करेंगे। अब आप अर्न धर्म में बता तो रहे सर, तो यही तो प्रॉब्लम है। इसको लोग बोलते हैं अर्न धर्म में करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, चलो भाई टैक्स टूरिज्म चलते हैं। तो दुबई को टैक्स टूरिज्म का एक नाम दे दिया गया है सर, या बिजनेस टूरिज्म का नाम दे दिया गया है। सही है ये, या इसमें भी कुछ मिसलीडिंग है? काफ़ी हद तक सही है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडिया में बैठ के कोई अगर दुबई में बिजनेस प्लान करके सोचना चाहता है तो इसलिए नहीं सोचना चाहता है कि वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। पहला थॉट प्रोसेस का ये नहीं होता है। पहला थॉट प्रोसेस का होता है कि यहाँ का बिज़नेस अगर हम वहाँ किसी तरीके से शिफ्ट कर दें और प्रॉफिट वहाँ पार्क करने लगें तो हमारा टैक्स बच जाएगा। सब सारे इंडिया नहीं सोचते हैं, और ये एक लगता है वहाँ टैक्स ज़्यादा है, यहाँ तो फ्री में। रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग है। दोनों जगहों की गवर्नमेंट के पास आपके इस ट्विस्ट को पकड़ने के लिए बहुत सारे हथियार हैं। हाँ, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि आपको इंडियन लॉ भी पता है, यूएई लॉ भी पता है। दोनों जगह की गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारे टूल्स हैं आपके इस ट्रिक को कैच करने के लिए। अच्छा। अगर आप ये करते हैं, फंस जाते हैं, तो सर्टेनली यू विल लैंड अप इन पेइंग टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड इन सम केसेस प्रोसिक्यूशन ऑल्सो। तो इसका मतलब पोएम हमको उनके ऑफिस सुनानी पड़ेगी, जो जी। ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हो जाएगा वहाँ जाकर। जी बिल्कुल। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का ध्यान बहुत खास तरीके से रखना है और एक्चुअल शिफ्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके। सपोज जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको प्रैक्टिकली, हमारे कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का, एक पर्सन है वो ट्रेड करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। अभी वो मूव नहीं हुए हैं यार, लेकिन वो मूव करना चाहते थे, तो मुझसे एडवाइस लेने के लिए आए थे। और उनका वहाँ से चाइना से इंपोर्ट करने के बाद वो एक्सपोर्ट कर देते हैं अफ्रीका में कुछ कंट्रीज। तो ही वाज प्लानिंग कि कैन आई मूव टू दुबई, कि यहाँ जाफजा में एक कंपनी बनाएंगे, एक वेयर हाउस लेंगे, माल चाइना से आएगा जबल अली से जाएगा अफ्रीका। तो दिस बिजनेस मॉडल इज़ वेरी सूटेबल, ही कैन सूटेबली डू इट। इंडिया का कोई नुकसान नहीं है उसमें। गुड्स जो आएंगी वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर नहीं जाएंगी, सीधे दुबई आएंगी और दुबई से अफ्रीका एक्सपोर्ट करेंगे। जबल अली फ्री जोन के अंदर वो अपना एडिक्वेट
सब्सटेंस मेंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि वो वेयर हाउस प्लान कर रहे हैं, ऑफिस प्लान कर रहे हैं, स्टाफ प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्चुअली वही काम करेंगे। और दूसरी मैंने छोटी सी उनको जो एडवाइस थी वो दे दी कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखना कि कौन सा वाला ऑप्शन टिक करना है, और दूसरा बोर्ड मीटिंग्स और बिजनेस डिसीजंस का कंट्रोल यहाँ दुबई में ही रहना चाहिए। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो जो काम आपको करने हो वो ज़रूर करने चाहिए। वो करने चाहिए। तो ये नहीं चलेगा कि हमने दुबई में एक कंपनी खोल दी और बिलिंग सेंटर बना दिया और मैं इंडिया में बैठा हूँ। जस्ट कंट्रेरी। दूसरा एग्जांपल इसी चीज़ का है मेरा, क्योंकि हमारे क्लाइंट हैं वो पुणे में हैं जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का उनका बिजनेस है जी। यूएस के क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ओके, सर्विस कंपनी है। सर्विस कंपनी। और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो दुबई में कंपनी बना लेंगे तो सेम सॉफ्टवेयर जो वो दे रहे हैं तो वो पहले भेजेंगे अपनी दुबई की कंपनी को, और अपनी दुबई की कंपनी फिर उसके बाद वहाँ यूएस को भेज देगी। यूएस की कंपनी को इनवाइस दुबई की कंपनी करेगी, इंडिया की कंपनी दुबई की कंपनी को इनवाइस करेगी। दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। वो नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि पेपर कंपनी बना करके आप ये क्या करना चाह रहे हैं? केवल पेपर कंपनी ही तो बनाना चाह रहे हैं। यस, बहुत पहले लोगों ने बहुत किया है। एक लाइसेंस ले लेंगे जी और किसी तरीके से एक बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे, बस पैसा आना जाना, हम अपना आराम से बोले हम बस पेपर में नाम चेंज करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको सारे पैरामीटर्स बताए उसमें सब में वो रिजेक्टेड। अच्छा, ना तो उनको 0% का एडवांटेज मिलेगा और ना ही इंडियन गवर्नमेंट उनकी इनकम को एग्जाम देगी, वो टैक्स भी चार्ज करेगी। व्हाट विल हैपन? एडिक्वेट सब्सटेंस यहाँ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दुबई गवर्नमेंट क्या कहेगी? 9% टैक्स। उसके बाद पोएम जब पढ़ी जाएगी वहाँ, पोएम बुला लेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उनका इंडिया में है, तो इंडियन गवर्नमेंट विल से 25%। प्लस आगे के और कुछ कंसिक्वेंसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के कंप्लायंस को लेकर के, कि दिस इज जस्ट शिफ्टिंग एंड पार्किंग ऑफ प्रॉफिट्स एट ए रिमोट डेस्टिनेशन। तो उसके भी तमाम प्रोविजंस हैं जिनके वायोलेशन में ही कैन बी क्वेश्चनड एंड ही कैन बी पेनलाइज्ड। ओके, एंड दैट टू हैवीली। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो बंदा जो दुबई इंडिया में बैठा हुआ है, दुबई में बिजनेस, अगर वो शिफ्ट हो जाता है, मैं बोलता हूँ एक प्लान कर ले कि मुझे अगले 10 साल में अपना बिजनेस सेटअप करना है, शिफ्ट कर गया यहाँ पर 2 मिनट नहीं ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले एडिक्वेट सब्सटेंस में मैंने क्या बताया? शिफ्ट हो जाएगा आप तो यहाँ प्रॉपर नहीं, शिफ्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं। अच्छा, प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस हो, ओके, यहाँ पर आपका स्टाफ हो ओके, जो एक्चुअली काम करता हो, काम उसका करना आप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। होता है, ऑफिस है, स्टाफ है, सारे एक्सपेंस हो रहे हैं, सारे एक्सपेंस बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस हो रही है, रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, वैट में रजिस्ट्रेशन है, कॉर्पोरेट टैक्स के रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, बैंक अकाउंट में प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हैं, जिन क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन है, आपको उनसे परचेज ऑर्डर मिलता है, एग्रीमेंट साइन होता है। कम्युनिकेशन दुबई से किया जाता है, कम्युनिकेशन इंडिया में बैठ के नहीं किया जाता है। फिर आप आते हैं जाते हैं, दैट डजेंट मैटर्स। फिर आप डिसीजन बिजनेस के यहाँ से लिए जाते हैं। ओके, ये इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, देन यू कैन डू फ्रॉम हियर। दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट शब्द और आता है जिसका तमाम प्रोफेशनल सर्किल में यूज़ बहुत किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है क्लाइंट्स की फ्रेटर्निटी में कम लोग हैं जो इसको समझते हैं। कि अब जैसे इसी एग्जांपल को हम बात करें, पुणे दुबई, जी जी, सारा काम यहाँ दुबई से कर रहे हैं हम, कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर है या कुछ कंपोनेंट है उसका जो हम इंडिया से लेते हैं जी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी कंपनी उसको बनाती है तो हम बेंगलोर की दूसरी कंपनी से क्यों लेंगे? बिल्कुल सही है, हम अपनी सिस्टर कंसर्न से लेंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। ओके, कि अगर रिलेटेड कंपनीज के बीच में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के परव्यू में आता है। अब ट्रांसफ़र प्राइसिंग का परव्यू क्या कहता है कि अगर पुणे की कंपनी अपनी रिलेटेड कंपनी को कोई चीज़ बेच रही है तो हमें ये देखना होगा इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ के नज़रिए से कि वो मार्केट से लोअर प्राइस पे तो नहीं बेची जाती है।
कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी दूसरे पर्सन को वही आइटम 100 रुपये का बेचते हैं और अपनी ही कंपनी को 60 रुपये का बेच रहे हैं। टैक्स बचाने इट के मीन्स आपका इंटेंट ये है कि प्रॉफिट यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाए। जी जी। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग को उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके सर, एक चीज़ और मुझे यहाँ सुनाई देती है, GAAR, ये सारे बिजनेस लॉ भी बात करती है, इंडिया में बात करती है, जो है वहाँ से आते हुए बात करते हैं और दुबई वाले ही बात करते हैं। पोएम तो मैं समझ गया कि वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो जाता है, अगर हम जरा से चूके तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये GAAR क्या होता है सर? GAAR जो है जनरल एंटी एवर्डेंस रूल है। अच्छा। दिस इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। इट कवर्स पोएम, इट कवर्स एडिक्वेट सब्सटेंस, इट कवर्स ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके। कि जनरली एंटी अवॉइडेंस रूल में क्या है कि आप ये सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो ही आपको ये प्रूव कर पाएंगे कि आपका बिजनेस इंडिया के बाहर का समझा जाए, इंडिया का ना समझा जाए, इंडिया में उस पर टैक्स इम्पोज ना किया जाए और UAE में आपको टैक्स एप्लीकेबिलिटी मिले। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो प्रॉपर सेटअप के साथ काम कर रहा है और वो इंडिया में बैठा है तो इस पे इंडिया में टैक्स बचाया जा सकता है यहाँ की इनकम पे? बचाने और ना बचाने की बात ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेगी। अच्छा। अगर आपका जो पोएम है वो दुबई में गाई जाती है, आपका एक्चुअल बिजनेस दुबई में हो रहा है, जो कंट्रोल है वो दुबई से होता है, तो फिर सर ये क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर बिजनेसमैन को यहाँ 182 डेज़ में रहना होता है? अगर ये 182 डेज़ या इसके ऊपर रहेगा तो उसकी यहाँ की इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये क्या है इसका? देखिए दो और ये कितने दिन कितने साल में ही होता है? बेसिक पैरामीटर्स में एक तो हो गई थी कंपनी की इनकम। ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने इतनी देर बात कर ली कि कंपनी अगर दुबई में है और ये सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है तो उसकी दुबई की इनकम हो जाएगी। ओके। टैक्स रेट दुबई का लगेगा। अब बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल में सपोज मिस्टर स्वप्निल कल को सोचते हैं कि यार चलते हैं इंडिया रहते हैं और यहाँ की कंपनी काम करेगी, हम यहाँ से सैलरी लेते रहेंगे। हाँ, वही मैं समझना चाह रहा था। आपको घर पे ले जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे जी। तो वो सैलरी जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट विल आस्क यू टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। आपने कहा ये सैलरी नहीं लेंगे, अच्छा हम तो डिविडेंड लेंगे, प्रॉफिट तो हमारा है क्योंकि वहाँ हम टैक्स पे कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। अगर यहाँ की कंपनी आपको कोई डिविडेंड देगी इंडिया में तो उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। उससे बचत तभी है जब आप खुद भी नॉन रेजिडेंट इंडियन का स्टेटस पा चुके हो और उसको पाने के लिए 182 डेज़ के लिए आपको UAE में रहना है। ओके। एक सी सर चीज़ और भी शायद इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज़ चेंज करी है कि 182 डेज़ का जो रूल होता है ये सिर्फ ओनली फॉर वन कंट्री होता है। ऐसा नहीं होता है कि 182 डेज़ के बाद आप कहीं भी घूमते रहे आप और उसके बाद बोले अब तो मैं NRI हो गया हूँ। नॉन रेजिडेंट ये क्या है? इंडियन तो हो जाएंगे लेकिन टैक्सेबिलिटी के एस्पेक्ट से आपकी टैक्सेबिलिटी तब तक इंडिया में रहेगी जब तक कि आप किसी दूसरे कंट्री का टैक्स रेजिडेंट नहीं हो जाते हैं। ओके। वो टैक्स रेजिडेंट आप दूसरे कंट्री के तभी होंगे जब उस कंट्री में आप 182 डेज या ज़्यादा के लिए रहते हैं और वहाँ का एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं। ओके। तो अगर आपने 200 दिन इंडिया के बाहर बिताए लेकिन 100 दिन आप थाईलैंड में रहे और 100 दिन दुबई में रहे तो आप टैक्स रेजिडेंट किसी कंट्री के नहीं हैं, आपको इंडिया में ही टैक्स देना होगा भाई साहब। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा मुझे लग रहा है अपने व्यूअर्स को कि ये सब चीज़ें जो मिसलीडिंग है इनसे बचना चाहिए। एक चीज़ सर और आती है, रिपैट्रिएशन। ये बड़ा ही एक जितना कठिन नाम है ना उतना इसकी मुझे लगता है डेफिनेशन भी वैसी है। लोग डरते हैं, ये रिपैट्रिएशन है क्या एक्चुअली? बहुत सिंपल चीज़ है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा भेजने को रिपैट्रिएशन कहते हैं। इसके रूल्स मुझे समझने कि सपोज हाँ एक कोई बिजनेस इंडिया से सपोज एज ए फादर रिटायर हो गए, उनकी पेंशन आ गई, अब वो चाहते हैं कि उसका बेटा दुबई में जाकर कुछ बिजनेस करे तो वो पैसा अपने अकाउंट से देना चाहते हैं, तो क्या अपने अकाउंट से दे सकते हैं कि कंपनी कैसा क्या रूल है इसका? थोड़ा सा इंडिया से अगर आप इंडिया के बाहर बिजनेस करने जा रहे हैं, 2 तरीके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किए हुए हैं जिनसे आप पैसा ले जा सकते हैं। ओके। पहला तरीका कहलाता है ODI रूट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसमें आप जब पैसा लाना चाहते हैं तो आप एक ऑथराइज डीलर किसी बैंक को अप्रोच करते हैं,
बैंक के थ्रू आप एक फॉर्म फिलअप करते हैं, आरबीआई आपको एक यूनिक कोड अलॉट करता है और उसके बाद उस कोड के अगेंस्ट में अब वो पैसा कौन भेज सकता है? कोई बिजनेस एंटिटी भेज सकती है, मिस्टर स्वप्निल कैनॉट। ओके। कोई बिजनेस एंटिटी, तो वो कितना पैसा भेज सकती है ये तय करने के लिए उसके पिछले कई साल की बैलेंस शीट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, नेटवर्थ उनकी। ओके। उसके अकॉर्डिंगली तय होता है कि आप कितना पैसा बाहर रेमिट कर सकते हैं टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ओके। पहला रूट। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल था, तो B2B मुझे लग रहा है बहुत इजी है, हमारी बुक्स जो बोलती हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन, ओके। और अगर किसकी B2B, परिस्थितियाँ कैसी। हाँ, अब जैसे दूसरा आपने बताया था तरीका कि कोई अगर बाहर पैसे भेजना चाह रहा है अपने बच्चे को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी की खुद की अर्न की हुई मनी भी है, तो ही कैन ऑल्सो डू दिस एंड इन ए वेरी सिंपल मैनर। वहाँ से एक स्कीम है हमारी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS, जी जी, जिसमें आप एक साल में एक पर्सन $2.5 लाख ओके। भेज सकता है। $2.5 लाख इंडियन रुपीस में 2.5 CR, मोटा थोड़ा मोटा सा 240। 240, ओके। वो पैसा एक साल में एक पर्सन भेज सकता है। हम्म, उसमें आपको नियम एक हो गया है कि अगर 10 लाख से ज़्यादा भेज रहे हैं तो 20% TDS वहाँ पर डिडक्ट होगा, जो जब आप अपना नेक्स्ट ईयर का रिटर्न फाइल करेंगे वहाँ पर तो एज ए टैक्स क्रेडिट आप उसको Return हो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्सेस है तो रिफंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सर एक सवाल बड़ा अच्छा आता है, क्या इंडिया से दुबई हमको रूट होना चाहिए? हाउ दुबई इज़ बेटर देन इंडिया फॉर द बिजनेस प्रोस्पेक्ट? दोनों ही बड़े सब्जेक्टिव सवाल हैं। इंडिया इज़ वेरी गुड मार्केट। यहाँ आके आप किस लिए आए हैं? मार्केट ढूंढने ही तो आए हैं। जी। दुनिया कहती है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो इंडिया अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है बिजनेस जी। करने के लिए। अब दुबई आपके बिजनेस विजन में क्या क्या चीज़ें फिट बैठती हैं उसके हिसाब से यू कैन प्लान ए बिजनेस ईयर। एक तो यहाँ पर क्या है, आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है एक छोटी सी जगह पे, जी। जहाँ पर अभी बात कर चुके हैं हम लोग कि 150+ कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स यहाँ रह रहे हैं, प्लस यहाँ पर दुनिया भर से लोग बिज़नेस के लिए आते रहते हैं, क्योंकि दुबई ने अपनी एक रेपुटेशन अर्न करी है एक गुड बिजनेस हब की। जी। दुनिया भर के वॉक इन कस्टमर्स यहाँ पर आते रहते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, ऑल दिस इज़ वेरी गुड। दुबई ने अपना एक बड़ा फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, यहाँ सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं। सर यूरोपियन भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, जर्मन आते हैं, यूके, तो ऐसा क्या है दुबई के अंदर? हाँ, उसका इतनी बातें हैं कि यहाँ वो सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं, पहली बात। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी बात। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी। ये बहुत आप बढ़िया। इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप यूरोपियन हैं, आप US से आए हुए हैं, आप चाइनीज़ हैं, आप लोकल अमीराती हैं, सबके लिए एक सा कानून है। केवल टैक्सेशन सिस्टम में नहीं, हर जगह रेड लाइट जंप करेंगे तो आप भी उतना ही फाइन देंगे जितना एक लोकल अमीराती दे रहा ये हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे बगल में पुलिस की गाड़ी भी खड़ी होती है और जंप तो नहीं यहाँ करती पर है। आपको इक्वल ग्रोइंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप एक बराबर के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के काम कर सकते हैं। कनेक्टिविटी यहाँ से अच्छी है, तो आपको पास लोगों से मिलने का, लोगों को विचारों को जानने का, नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने का एक फेयर एडवांटेज रहता है। तो एक सर मेरा इसमें क्वेश्चन यही बनता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, अगर मैं इंडिया से दुबई शिफ्ट होना चाहता हूँ तो किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, कैसे शिफ्ट, क्या करना चाहिए कि हम यहाँ पर आकर स्मूथली शिफ्ट हो जाए और अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर दे विदाउट एनी हेजल और हर्डल्स? सबसे पहले तो एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी, यहाँ कॉस्ट ज़्यादा है, ब्रेक इवन देर में आएगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए आपके पर्स में कि जो आप उस पीरियड को सस्टेन कर पाए। इंक्यूबेशन पीरियड में आप नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी। ओके। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप गुड़गांव में बैठ करके और यहाँ बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेंगे। यू हैव टू स्पेंड टाइम। जो आप अपॉर्चुनिटीज़, लोगों से नेटवर्किंग, इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो यहाँ रहने के लिए आपको टाइम स्पेयर करना है, बिजनेस करने के लिए मनी, आपका एक ब्रेक इवन ज़्यादा है तो आपके पास एक ठीक ठाक सा बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद इट इज़ ए वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, इतना आसान नहीं है
या आप सोचते हैं कि चावड़ी बाज़ार से निकल के यहाँ बिज़नेस करने आप चले आएंगे तो यहाँ का कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ कोई बिज़नेस करना जानता नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने जिसे कहना चाहिए स्किल्ड बिजनेसमैन वहाँ है, उन्हीं में से तो यहाँ आके पहले से बैठे हुए हैं। उसमें है, प्लस पूरी दुनिया से कंपटीशन है आपका। पूरी दुनिया से अब आप जब बिजनेसमैन बनेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर, ग्लोबल बिजनेसमैन अपनी बनेंगे। जगह के चैंपियंस यहाँ आके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन आपको जो फेस करना है उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। इसलिए आपका एक बिजनेस प्लान बहुत पहले से होना चाहिए कि हाउ यू विल सर्वाइव एंड ग्रो। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, जो मैं समझ पाया, कि थोड़ी सक्सेस डिले मिलेगी लेकिन वो सक्सेस फिर लॉन्ग टर्म चलती रहेगी। Yes. ऐसा नहीं होगा कि आइए शॉर्टकट लीजिए और आगे बढ़ जाए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डोंट बी इम्पेशेंट। डोंट बी इम्पेशेंट कि जी आए हुए 3 महीने हो गए, अभी पहली इनवॉइस तो मैंने जनरेट ही नहीं की। ये मैंने दुबई में बहुत देखा, आते ही बोलते हैं कि दुबई में तो एक पेड़ लगा हुआ है, बस जाएंगे और पैसे धीरम तोड़ेंगे और घर चले जाएंगे। जो पेशेंस करके काम करते हैं उनको मैंने देखा है, वो तो आपकी शादी मैंने देखा कई जगह, तो काफ़ी ग्रो करते हैं वो लोग। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और बहुत अच्छे से बताया। और मुझे तो पहले आप अभी बता दीजिए अगला अपॉइंटमेंट आप कब देंगे। अभी तो आप डबलिन चले जाएंगे और नेक्स्ट में तो चाइना जा रहे हैं शायद आप। जब हाँ, आप नेक्स्ट अगस्त में आप चाइना जा रहे हैं, तो चाइना से आप जब कब लौट कर आएंगे? होपफुली सितंबर फर्स्ट वीक में आपसे मुलाकात दोबारा होगी, नहीं तो अभी तो कुछ क्योंकि दिन मैं यहाँ चाइना पे आप जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे पता है। मैंने तो आपसे भी 1 घंटे डिस्कशन किया ना। चाइना का जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं ये उन लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा जो छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इंडिया में ही रहना चाहते हैं और शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। अब्रॉड का बिजनेस करना चाहते हैं जी, लेकिन अपने होमलैंड को छोड़ना नहीं। वो सर मॉडल मुझे आपसे वहीं रह करके वहीं ग्रो करना। वो टाइम कब देंगे आप मुझे? चाइना से कब लौटेंगे? बट डबलिन जाने से पहले ये आप बता दी। और यूरोप का तो मैं बाद में समझूंगा आपसे। चलिए, तो इस पर जल्दी ही आपसे बातचीत होगी, तो वी विल फिक्स अप ए टाइम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आप आए, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। थैंक यू।